हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। और ये तैयारी आपके दिसंबर 2024 के एग्जाम को ध्यान में रख के है। ठीक है, तो अभी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड का अभी वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं, ट्रेंड एनालिसिस करके ये सारी चीजें आपके सामने मैंने ये वीडियो में रखा है कि आप लोगों को कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन प्रश्न लगातार बन रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस अभी क्या होगा, एनटीए के द्वारा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का पैटर्न क्या है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में अभी आपके मैथमेटिकल सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है, लेकिन हाँ वो आपके जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है वहां से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग जानेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस अभी क्या होगा और किस तरह का रहा है जो एग्जाम हो चुका है। तो आप सभी को पता है यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी होती है और इसी तैयारी से आप सेट की भी तैयारी कर सकते हैं। सेट के भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, तो अगर आप लोग सेट के एग्जाम भी दे रहे हैं तो वहां पर देख सकते हैं, आपके लिए सारी चीजें हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यूपीएचईएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है उसके जीएस के पोर्शन को भी कवर करती हूँ। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आपको यहीं पे मिलेंगी। अगर आपके जानने में कोई भी ग्रुप है जहां आप जुड़े हुए हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो सभी का इस चैनल पे स्वागत है और यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पर प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीजें बना दी हैं, तो आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं और साथ में सारी चीजें आपको यहाँ पर यूनिट वाइज भी दी हैं। देखिए, क्वेश्चंस की बात करें तो ये 12 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पर पूछा गया है सिस्टमैटिक एलिमिनेशन किस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाता है। द सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रानियस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च। अब इसमें रिसर्च कह रहा है। पहले बात तो ये जानिए कि ये एक्स्ट्रानियस वेरिएबल क्या होते हैं। सभी को पता है ना कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर, ये तो आप सभी लोग जानते हो और अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये सारी चीजें जान लेनी चाहिए, बहुत इजी वे में, कोई भी इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो देखिए, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल की बात अगर हम करें, अतिरिक्त चर या बाह्य चर वो होता है जो आपके शोध में स्वतंत्र और आश्रित चर के अलावा होता है। स्वतंत्र चर जिसमें कि हम वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और इसका प्रभाव आश्रित चर पे पड़ता है। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होता है ये बाह्य चर होते हैं और इनके प्रभाव अध्ययन के परिणामों पर भी पड़ता है। तो मतलब प्रभावित कर सकता है, जो भी आपकी फाइंडिंग्स आएंगी उनको भी ये प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि किसी शिक्षण विधि, जैसे कि स्वतंत्र चर है, शिक्षण विधि में आप चेंज कर सकते हो ना अपने अकॉर्डिंग, टीचर को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है ना। तो इस तरह से जो परीक्षा परिणाम है वो आश्रित चर होता है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही जो रिजल्ट आएगा। तो इनके बीच अगर संबंध अध्ययन कर रहे हैं तो छात्रों की जो प्रीवियस नॉलेज है या उस समय का उसका जो बैकग्राउंड क्या था या किस तरह के परिवेश से वो आ रहा है, ये सारी चीजें उसकी इफेक्ट कर सकती हैं। तो परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम है, मतलब जो कि रिसर्च की फाइंडिंग आएगी, वो उसको वेरी कर सकती हैं। तो ये हो जाता है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स जो कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किस टाइप के रिसर्च में होती हैं, ये होती हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है क्या, एक ऐसा मेथड जिसमें रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन करता है। जो स्वतंत्र चर है उसी में ही परिवर्तन किया जाएगा। स्वतंत्र और आश्रित मतलब दो तरह से होते हैं। इसमें आप कोई भी चीज वैरी करते हो और इसका प्रभाव आश्रित चर पे पड़ता है। ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ये इसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। ठीक है, तो इस पर डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाते हैं स्वतंत्र और आश्रित चर और इसके अलावा बाह्य चर होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें नियंत्रण और परीक्षण समूह बनाए जाते हैं जिससे कि जो बाहरी कारक हैं इनका प्रभाव कम किया जा सके। मतलब अगर हम बात करें तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें कॉज इफेक्ट की बात होती है, कारण प्रभाव संबंध। ठीक है, तो ये कॉज इफेक्ट की बात करता है, कारण प्रभाव रिलेशनशिप की स्टडी इसमें की जाती है। तो कहीं पर आपको इस तरह के नाम से, कारण प्रभाव नाम से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कोई नया रिसर्च नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले से सवाल बन रहे हैं। पहले बेसिक लेवल के सवाल बनते थे और अब जो सवाल बन रहे हैं थोड़े से आपसे जो है डीप लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, है ना। और जो नए टॉपिक होते हैं उनसे थोड़े इजी लेवल के बनते हैं।
नेक्स्ट आप देखो, ये अभी का है क्वेश्चन 27 अगस्त को, जो अभी आपका पेपर हुआ था, जून वाला सेशन हुआ था, उसमें ये सवाल आया था। इसमें से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन वुड अलाउ सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन। कौन सा शोध डिजाइन आपकी रुचि के अलावा अन्य वाहित चरों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने की अनुमति देगा। तो ये आपको पता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो कि अभी हमने बात की थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2023 से लेकर 2024 में कैसे फर्क हो गया क्वेश्चन पूछने का, है ना। तो अब इसमें रिसर्च डिजाइन मतलब एक नया शब्द डाल दिया और इंटरेस्ट की बात हो रहा है, लेकिन ये है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ही संबंधित। तो क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अब थोड़ा सा बदला जा रहा है। तो यही चीज मुझे आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बतानी है कि किस तरह से क्वेश्चन अब आप पूछे जा रहे हैं, कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं। इन चीजों को थोड़ा सा आप समझ लेंगे ना, तो जब आप पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे कि अब क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहने वाला है। और ये चीजें सबसे ज्यादा पहले जरूरी होता है कि जान लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेसिक चीजें हमने पढ़ ली और फिर जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो तो ज्यादा ही आते हैं और फिर वो आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, 2 जून का जो सेशन था उसमें ऐसे सवाल बने। नेक्स्ट आप देखो, इसमें भी ऐसे ही सवाल बना है। किसी अध्ययन में शोधकर्ता की उम्र, लिंग या जाति प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन द एज, जेंडर और रेस ऑफ ए रिसर्चर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिसिपेंट इन ए स्टडी इट इज कॉल्ड। ये क्या कहा जाता है। अब इसमें इफेक्ट की बात हो रही है, जो कि जो बहुत सारे इफेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं कि क्या होता है, कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि आपके रिसर्च की फाइंडिंग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि जिसमें उम्र की बात हो, जेंडर की बात हो या रेस मतलब कास्ट की बात हो, तो उस तरह के इफेक्ट को क्या कहते हैं। तो ये बायोसोशल इम्पैक्ट होता है। बायोसोशल से मतलब ये जो इफेक्ट है बायोलॉजिकल, आपका बायोलॉजिकल और सोशलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल प्लस आपका सोशल इम्पैक्ट की बात होती है ना। तो बायोलॉजिकल से मतलब क्या है, जिसमें कि जीन्स के आधार पे, हार्मोन्स के आधार पे उसके व्यवहार का और व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी कैसी है, व्यवहार कैसा है, या उसका स्वास्थ्य की क्या प्रतिक्रिया है, ये सारी चीजें आपकी बायोलॉजिकल, ये जो कि जीन्स के आधार पे, हार्मोन्स के आधार पे निर्धारित होती हैं, ये चीजें होती हैं। और सोशल इफेक्ट की बात करें तो पारिवारिक, सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है बायोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट, बायोसोशल इम्पैक्ट, है ना। इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं बायोसोशल इम्पैक्ट। अब ऐसे ही आपको बहुत सारे इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। आज मैं सारे इफेक्ट्स नहीं बताऊंगी, लेकिन ये चीजें आपको सारी पढ़नी है। जैसे कि हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, जो कि नाम आपको यहाँ दे रखा है, हॉलो इफेक्ट क्या है, ऐसे ही अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स होते हैं जो आपके रिसर्च के जो रिजल्ट आते हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये लेटेस्ट है, सवाल अभी आपका पूछा गया है ना। तो इस तरह के बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, पर ये टॉपिक आपको छोड़ने भी नहीं है, ठीक है। आप देखिए जो नेक्स्ट है सवाल, इसमें कह रहा है इन ए सिचुएशन वेयर ए रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन मीन इज लोअर देन सम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू द रिसर्चर वुड एम्प्लॉय। मतलब ऐसी स्थिति में जहां एक शोधकर्ता यह परीक्षण करना चाहता है कि क्या जनसंख्या माध्य किसी परिकल्पित मान से कम है, तो शोधकर्ता इसका उपयोग करेगा। अब देखिए यहां पर जो बात हो रही है ना, ये टॉपिक क्या है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग से है। हाइपोथेसिस है ना, यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी कई तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके जेट टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा, इस तरह के अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उनकी सारे मीनिंग को समझेंगे, उनमें डिफरेंस को पहचानेंगे, तब ये क्वेश्चन हो पाते हैं आराम से, है ना। अब इसमें कह रहा है जनसंख्या माध्य। अब देखिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन मीन है, मीन से मतलब क्या हुआ, औसत। तो जो भी पॉपुलेशन है इसके सभी मानों का औसत, ये हो जाता है आपका जनसंख्या माध्य, ठीक है। तो पॉपुलेशन मीन मतलब क्या हुआ, औसत की बात हो रही है, जो कि पॉपुलेशन है ना, आपका पॉपुलेशन और सैंपल दो चीजें होती हैं। ये सारी चीजें मैं रिसर्च वाली यूनिट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आप लोग वहां पे देख लेंगे तो आपका वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि फिर से दोबारा से पढ़ाने का उन्हें कोई मतलब नहीं है।
अब हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें होंगी, बेसिक मैंने सारी चीजें आपको करा रखी हैं। प्लेलिस्ट में देखिएगा, यूनिट वाइज आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है ये आपकी बड़ी, मतलब जो बड़ा समूह होता है उसके बारे में बात होती है। सैंपल हम उससे छोटा सा पार्ट लेते हैं और उस पर अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो वो सैंपल हो जाता है। तो इसी का जो औसत लिया जाता है ना, वही हो जाता है पॉपुलेशन मीन। और हाइपोथेसाइज वैल्यू मतलब परिकल्पित जो वैल्यू है आपकी, वो क्या होती है, जिसमें कि जो कि मतलब हाइपोथेसिस के समय ली जाती है। जैसे कि अगर हम किसी पॉपुलेशन में ये मान लें कि जनसंख्या की औसत ऊंचाई 5.5 फीट है या नहीं है, तो ये क्या है, हाइपोथेसिस वैल्यू होगी। ये हम परिकल्पना के दौरान, मतलब जब परिकल्पना बनाते हैं तो इस चीज को एज्यूम कर रहे हैं, टेस्ट मतलब करना है हमको, ठीक है। तो इस चीज को माना जाएगा कि ये होगी, है ना। तो ये होगी या नहीं होगी, ये हाइपोथेसाइज वैल्यू होती है। तो इसमें कह रहा है इन ए सिचुएशन, जहां पर जो रिसर्चर है वो टेस्ट करना चाहता है कि जनसंख्या माध्य किसी परिकल्पित मान से कम है, तो कौन से टेस्ट का उपयोग होगा। तो ये होता है आपका लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, है ना, जबकि कम की बात हो रही है। अभी मैं आपको एक बेसिक चीज ही बता रही हूं, जैसे कि लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड, मतलब ये एक प्रकार के हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं, जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि किसी नमूना आंकड़ा, मतलब जैसे कि जहां से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मान एक निश्चित मान से कम है या नहीं। तो यहाँ पर कम की बात हो रही है, तो आप ऐसे समझिए लेफ्ट टेल्ड टेस्ट होगा। मतलब दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें कि लेफ्ट टेल्ड ये और राइट टेल्ड ये सब क्या होता है, तो अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मतलब लेस देन अगर शामिल किया जाता है, देखिए दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं। एक होती है नल, जिसको H0 लिखते हैं, ठीक, ये हो गई आपकी नल। और एक होती है आपकी H1 जिसको लिखते हैं, ये होती है ऑल्टरनेटिव, है ना। तो इस तरह की दो हाइपोथेसिस जो है आप बनाते हो, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जब आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन अगर शामिल होगा, तो टेस्ट क्या होगा, लेफ्ट टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर की बात हो रही है कि ये लेफ्ट टेस्ट। वैसे इसको हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से, और अगर टेस्ट में ग्रेटर देन अगर शामिल है तो टेस्ट राइट टेल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके स्टैट्स वाले पार्ट से पूछी जा रही हैं। स्टैटिस्टिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मतलब ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। हाइपोथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब जहां से ये सवाल बन रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे जितने भी तरह के टेस्ट हैं, काई स्क्वायर, एनोवा, मानविकनी, है ना, बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। सब में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, ट्रेंड एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। और इसमें देखिए अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी, जिसमें कि आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है चीज़ों को, है ना, तब आप समझ पाओगे। इफेक्ट्स जितने भी पूछे जा रहे हैं रिसर्च में, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं और कैसे उनको विजुअलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इन्हीं तरह के सवालों को ये PYQs के माध्यम से ही, इसीलिए मैंने आपको बताया, जो स्ट्रेटजी बताई है उसको भी आप देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें इसीलिए बताया कि आप PYQs के माध्यम से, मतलब मैंने आपको बताया कि जनरल चीजें, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक बेसिक आइडिया अगर आपको लेना है कि फ्रेमवर्क आप अपना निर्धारित करते हो कि क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है, तो KVS मदान सर की बुक ले लीजिए पेपर 1 के लिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिस भी मीडियम से है आप उसको ले लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। बाकी चीजें, दो ही चीजें आपको करनी है, PYQs करने हैं ज्यादा से ज्यादा, और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। और PYQs मैं आपको करवा रही हूँ, उन्हीं से हम यहाँ पर जो नए टॉपिक्स हैं, है ना, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उनको हम यहाँ निकालेंगे और उनकी सारी को स्टडीज करेंगे, ठीक है। डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। और यही क्वेश्चन मैंने जो आपको अभी तक दिखाए, तो आपने देखा कॉन्सेप्ट वही है, सवाल आपसे अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं दिसंबर से लेके अब तक, है ना। तो इस तरह से ये चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, है ना। तो ये चीजें, आपका टाइम बचेगा, आप खाली पढ़िए, जो जो चीजें आपको बताई जा रही है मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, आप अपना पढ़िए, और कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो, 6 दिसंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर राइटिंग ए लिटरेचर रिव्यू। अब साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू, यहाँ से भी सवाल बहुत बनते हैं। लिटरेचर रिव्यू हो या आपका जो ये होता है प्लैगरिज्म, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। रिसर्च एथिक्स से सवाल बनते हैं। ये सारी चीजें आपकी मेंशन नहीं है, पर सवाल आपसे बराबर 2 साल से पूछे जा रहे हैं। 2023 में 3 बार एग्जाम हुआ था और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए।
तो अभी जो है, और रिसर्च में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इसी में ही आपके पीएचडी एंट्रेंस का भी बेस इन्हीं मार्क्स को लिया जा रहा है ना। तो आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना यूजीसी नेट की परीक्षा में। अब इसमें लिटरेचर रिव्यू है क्या? तो देखिए, एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू क्रिटिकल और अनबायस्ड होता है। मतलब यहाँ पर सारी चीजें ये पता लगती हैं कि कौन से फैक्ट्स हैं, स्टडीज हैं, इनको मेंशन किया जाता है। और जब आप कोई रिसर्च करने जा रहे होते हैं ना, तो लिटरेचर रिव्यू, साहित्य की समीक्षा करना जरूरी हो जाता है। उनसे आपको ये पता लगता है कि प्रीवियस रिसर्च को समराइज किया जाता है। जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं, अगर आपके टॉपिक से मिलती जुलती हैं, तो उसमें अब तक क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस तरह की कमियां रह गई हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो लिटरेचर जो रिव्यू है प्रीवियस रिसर्च को समराइज करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरह की चीजें हमें पता लग जाती हैं। क्या फाइंडिंग्स आई थी, उनका इवेल्युएशन किस तरह से किया जाना है, ये सारी चीजें पता लगती हैं। गैप्स और इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, मतलब कमियों का पता लगना है, कौन कौन सी कमी अब रह गई हैं। तो जैसे उसके पहले जो जो रिसर्च हो चुके हैं, अगर आप लिटरेचर रिव्यू उठा के देखते हो तो वहां पता लगता है कि अच्छा इसमें ये कमी रह गई है, अब आगे इसी को फिर से उठाकर करना है। मतलब कहने का मतलब है जो आपका रिसर्च है ना, ये आपका क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है मतलब साइक्लिक प्रोसेस होता है, और इस तरह से एक साइकिल के रूप में यहाँ पर चलता रहता है कि कहीं पर एक प्रश्न छूटता है, फिर उस पर प्रोसेस होता है, काम किया जाता है, और फिर दूसरा प्रश्न फिर से आ जाता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, और इसमें जो भी कमी होती है वो पता लगती है लिटरेचर रिव्यू के द्वारा, है ना। अगर हाइपोथेसिस आप बनाते हो तो वहां पर भी मदद होती है, ठीक। फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है, मतलब थ्योरेटिकली पता लग जाता है कि कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, कौन से रिसर्चर के द्वारा, मतलब जो दूसरे रिसर्चर हैं उन्होंने कौन से मेथड का यूज किया है। तो ये चीजें आपको एक थोड़ा फ्रेमवर्क मिल जाता है, आपको आगे अपनी रिसर्च के लिए हेल्पफुल होती हैं चीजें, है ना। तो ये लिटरेचर रिव्यू के बारे में मैंने बताया आपको। अब आपको ये पॉइंट्स छांटने हैं कि इसमें जो क्वेश्चन के फॉर्म में कह रहा है कि करेक्ट रीजन आप बताओ, ठीक है। तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा आराम से सारी चीजों को फाइंड आउट करना होता है। इसमें देखिए कह रहा है यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इज कनेक्शन विथ योर रिसर्च एरिया, है ना। तो समीक्षा से ही पता लग गया है कि शोध क्षेत्र में पहले से क्या ज्ञात है क्या नहीं है, ये भी ऑप्शन सही है। इट में हेल्प यू टू डेवलप एन एनालिटिक फ्रेमवर्क, है ना। एक जो है जो भी एक फ्रेमवर्क पता लग जाता है कि मतलब कौन सी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इनको एनालाइज करके फ्रेमवर्क पता लग जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से हमें पता लगती हैं। इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। तो मतलब यहाँ पर जो भी फाइंडिंग्स है, मतलब मौजूदा शोध के साथ तुलना करके यहाँ पे आधार प्रदान करता है, एक व्याख्या प्रदान करता है कि किस तरह से कौन सी चीजें हुई, कौन से मेथड्स के द्वारा हुई, कौन से टूल्स का यूज हुआ है। तो ये जो आपकी फाइंडिंग्स है, मतलब जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो उसके बारे में इंटरप्रेट करता है ना, व्याख्या करता है। और यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हो, आपके निष्कर्षों की व्याख्या करने में मदद करेगा, और इट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस फॉर यू, है ना। तो इस तरह से आगे के शोध प्रश्नों का सुझाव यहाँ पर दे सकता है। तो ये सारी चीजें मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं कि फिर से एक नया प्रश्न आ जाएगा, फिर कुछ कमी रह जाएगी, और फिर से आगे का रिसर्च होगा। तो ये हो जाता है लिटरेचर रिव्यू के द्वारा, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि क्या चीजें हो चुकी। नहीं तो पता चला अगर आप लिटरेचर रिव्यू नहीं करते हो और फिर से वैसे ही काम करने लगते हो, तो पता चला दोबारा से फिर उसी टॉपिक पे हो गई, तो कोई मतलब आपने रिसर्च की, स्टडीज की, तो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज तो पूरे करने हैं 10 साल के, पिछले 10 साल के, और अभी से आप स्टार्ट करिए, जो मतलब लेटेस्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर आगे जाइए। क्योंकि अगर पहले के करेंगे तो वो वाले थोड़े से इजी लेवल होते थे, 2018 के पहले वाले, तो उनको करने से मतलब करना है उनको भी, ऐसा नहीं है, उनसे भी आपके जो है काफ़ी जो है यहाँ पे स्पीड बनेगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। लेकिन इधर से शुरू करिएगा जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए जो कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें निकल के आई, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, टाइप्स ऑफ रिसर्च में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इफेक्ट्स के बारे में बात करनी है, जो भी आपके रिसर्च इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करनी है। और फिर आपके स्टैटिस्टिक्स जो भी पार्ट है, पी वैल्यू से लेके, पी वैल्यू के भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कराऊंगी, तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी नहीं किया है। बहुत लोग हैं जो अनसब्सक्राइब वाले हैं, 75% लोग ऐसे हैं जो कि नहीं सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
और यहाँ पर देखिए लिटरेचर रिव्यू। तो इस तरह से कितने क्वेश्चंस के माध्यम से ये चीज़ें हमें पता लगेंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को पूरा उठाइए और पूरा पढ़िए, है ना। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे और यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शन सही है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अब तक आपने लाइक एंड शेयर कर दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों का शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग ऐसे ही जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पर सारी जो है पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।